हाँ, तो इस बुक का अपना लास्ट चैप्टर नंबर 18 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखा हुआ ज़बरदस्त व्याख्या वाला पोर्शन अपन कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 18 है ये। अपन इसके पार्ट का सार पढ़ चुके। बाबा साहब के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं थी, इंटेलिजेंट, संविधान के निर्माता, वो आप सबको बताइए। और जाति प्रथा के, छुआछूत के घोर विरोधी थे। हमेशा से इन्होंने इसकी बात रखी है कि ये जाति प्रथा वगैरह नहीं होनी चाहिए, छुआछूत वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें अपन इनके बारे में जान चुके हैं, ठीक है। अब अपन व्याख्या स्टार्ट करेंगे। पहली व्याख्या है कि ये विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोष को, इस युग में एट प्रेजेंट 21st सेंचुरी में भी जातिवाद के पोष की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार ये कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन और आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन क्या मानता है? आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। ये भी है, श्रमिकों को भी बांट दिया कि ये काम इनका है, ये काम इनका है। ये बहुत ही गलत है, ठीक है। श्रम विभाजन का निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। ये गलत चीज है, ठीक है। एज लाइक जैसे अपन हिस्ट्री में पढ़ा था, ब्राह्मणों ने जो 4 कैटेगरी बनाई थी, जिसके अंदर ऊपर खुद ब्राह्मण हो गए, फिर क्षत्रिय हो गए, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अब शूद्रों को काम कर देगा, आप उन तीनों वर्गों की सेवाएं करोगे, सिर्फ ये काम फिक्स कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा घोर विरोधी काम है। ऐसा वर्गों में नहीं बांटना चाहिए, ठीक है, कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता ये भी है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाई जाती। वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है, इंडिया में ही ऐसा जातियाँ, छोटी मोटी बातें करना, ये सब सेकुलरिज्म, मतलब जितना भी सांप्रदाय, सब इंडिया में ही, ये वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि मेन इशू एजुकेशन का है। लोग पढ़े लिखे नहीं हुए, पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, जो पुराने जो डॉकरे कहते थे ना कि ये होती है जातियाँ, ये होती है, बस उस ढर्रे पे चल रहे हैं, ठीक है। बाकी ऐसा है कुछ भी नहीं, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। ऐसे छुआछूत वगैरह बिल्कुल घोर विरोध करना चाहिए इन चीज़ का। तो यही चीज़ अपन को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरो भाग 2 में संकलित श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। इसके लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब है। ये तो संदर्भ सब में फिक्स हो जाएगा अपना। प्रसंग, इस अंश में अम्बेडकर साहब जाति प्रथा और श्रम विभाजन पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। प्रसंग में लगभग आपको इजी लाइन लिखनी है कि इसमें इस गद्यांश में क्या चीज़ लिखी हुई है। व्याख्या, अम्बेडकर कहते हैं कि भारत में आधुनिक समय में भी लोग जातिवाद का पोषण करते हैं, मतलब जातिवाद की बात करते हैं, ठीक है। ये बात समयानुकूल नहीं है। जातिवाद के समर्थक कई, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले होती थी, समयानुकूल नहीं है, ये आज भी होती है और आज एट प्रेजेंट में हो रही है। और जातिवाद के समर्थक कई आधारों पर जाति प्रथा को उचित भी बताते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जाति के आधार पर होना चाहिए, वो अपना तर्क भी देते हैं। पहला आधार ये है कि आज का सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ये बात ठीक है, मतलब कि श्रम तो करना चाहिए, लेकिन श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि ये आज का सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, ठीक। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, ठीक है, और इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बात तो ठीक है। लेकिन इस पक्ष में अम्बेडकर तर्क देते हैं कि जाति प्रथा से श्रम विभाजन तो होता है, लेकिन ये श्रमिकों का विभाजन भी ऊंच और नीच के रूप में करती है। आप ऐसे इनको विभाजन डिवाइड मत करो। हाँ, काम करो, सबका कैटेगराइज कर दो, अलग अलग काम, ठीक है, ये इस फील्ड का काम, इस फील्ड का काम है, लेकिन ऐसे कैटेगराइज मत करो श्रमिकों को कि आपका यही काम आप कर ही नहीं सकते, इसके अलावा वो नहीं, बंधन नहीं होना चाहिए। माना कि श्रम विभाजन हर सभ्य समाज की आवश्यकता है, किंतु दुनिया के किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में नहीं बांटती। श्रम का विभाजन तो करना पड़ेगा कि ये काम इतना जो स्किल्ड बंदा होगा वो कर पाएगा, ये काम बच्चों का नहीं है, ये इतने ऐसे ऊपर वालों का होगा, ये औरतों का काम, सब ठीक है, वो काम कैटेगराइज करना अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें विभिन्न वर्गों में नहीं बांट सकते कि इस वर्ग वाले ही ये काम कर सकते हैं। नहीं, वो गलत है, ठीक है। भारत में प्रचलित जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन तो करती हैं, साथ ही विभाजिकता श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंचा और नीचा भी घोषित करती है। ऐसा संसार के किसी भी सभ्य समाज में नहीं देखा जा सकता। विशेष में अम्बेडकर ने भारतीय जाति प्रथा को समाज में असमानता फैलाने का दोषी माना है। भाषा सरल है और शैली विषय को सहज बोधगम्य बना रही है, मतलब जो शैली विषय उसको बोधगम्य बना रही है, अच्छा इफेक्टिव बना रही है, ईजी है। एज लाइक पॉलिटिकल साइंस की तरह लगेगा आपको ये चैप्टर, है ना। देखो, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण
पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। बिल्कुल एक पेशे में बांध देती का मतलब समझ रहे हो, एक पेशे में मतलब फिक्स कर दिया कि शूद्र है तो शूद्रों का यही काम है साहब, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर ये इस जाति से है तो इसका काम सिर्फ जूती बनाने का ही काम है, जैसे वो गाँव में खाल की जूती वगैरह बनाते हैं, कोई कहीं पर कुछ बनाते हैं, ये है तो साहब इसका काम सिर्फ यही है कि वो जैसे ये जो काम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं ना कि इनका सर्वेंट का काम है तो सर्वेंट ही बनेगा, ये सब गलत चीज़ हो जाती है। ठीक है, एक पैसा फिक्स करना है, बांधना गलत चीज़ है। भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वे भूखे मर जाएं, लेकिन कैटेगराइज कर दिया उनको। आधुनिक युग में स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाएगा बताओ। इस कंडीशन में आज के टाइम में, पहले तो क्या था कि चल जाता था, ज़्यादा खर्चे भी नहीं थे, ज़्यादा परेशानियां भी नहीं होती थी कि ठीक है खाने के लिए अनाज मिल गया, एक झोंपड़ी में रह लिया, मतलब पहले का टाइम था। अब अकॉर्डिंग टू टाइम हर तरह के खर्चे बढ़ गए, हर तरह की फैसिलिटी की डिमांड रहती है। फिर वो बंदा उसको फिक्स कर दिया कि तो सिर्फ जूती बनाने का काम करेगा, खाल की जूती जो बनाते हैं, तो फिर वो क्या उससे कर लेगा, वो दूसरा काम कर ही नहीं सकता, जबकि उसकी आवश्यकता है, तो फिर भूखा मरेगा, और तो ऑप्शन नहीं है उसके पास में। ठीक है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वे उसमें पारंगत हो, लेकिन पैतृक साहब नहीं, साहब पूर्वज ही करते थे, आपको तो मटकी बनाना काम तो मटकी बनाएंगे आप, पूर्वज करते थे, यही करना पड़ेगा। हालांकि आजकल तो काफ़ी ठीक हो गया, ये पहले की बातें हैं। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। संदर्भ, ठीक है, प्रसंग। इस अंश में लेखक ने जाति प्रथा पर आरोप लगाया है कि वह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बने रहने को मजबूर कर देती है। व्याख्या, जाति प्रथा विभिन्न पेशों पर आधारित रही है। इस प्रथा का सबसे बड़ा दोष है कि ये व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक पेशे को अपनाकर रहने की विवश कर देती है, मजबूर कर देती है। इसके दुष्परिणाम देखने में आते रहते हैं। परंपरागत पेशा उपयुक्त नहीं होने और पेट भर पाने में असमर्थ होने के कारण व्यक्ति को भूखा पड़ने की नौबत आ जाती है। और आधुनिक ये विकास और नई नई तकनीकों के आते रहने का, आधुनिक जो कारण है वो ये विकास और नई तकनीक आते रहने का है। ठीक है, आधुनिक युग, इसके कारण उद्योग धंधों की प्रक्रिया बदलती रहती है। कहीं नई तकनीक अपनाए जाने से कभी कभी अचानक परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आने पर व्यक्ति को अपना परंपरागत पेशा छोड़ने की आवश्यकता होती है। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई टेक्नोलॉजी के अंदर सपोज में एक जो जूती, खाल की जूती बनाता था कोई इंसान, ठीक है, वो खाल की जूती तैयार करता था। आजकल सब शूज़ आने, बने बनाए शूज़ आ जाते हैं, जूती कोई पहनता ही नहीं, तो उसका धंधा तो चौपट हो गया फिर। लेकिन आप ये कह दोगे कि नहीं तेरा काम तो यही है, तो फिर वो खाएगा क्या, क्योंकि उसका माल तो बिक ही नहीं रहा। पहले के ज़माने में किसान लोग वगैरह जो भी गाँव में लोग ज़्यादा रहते थे तो वो ऐसी जूतियाँ पहनते थे, लेकिन अब पहन नहीं रहे। अब तो शूज़ आ जाते हैं, सब तरह की वो चीज़ें बनी बनाई आ जाती है, रेडीमेड मशीनरी काम हो गया। अब वो उस पेशा को छोड़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि इस जाति प्रथा की वजह से वो नहीं छोड़ पाता, भूखे मर जाता है। और यदि ऐसा पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, हालांकि अब तो है, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक बात है, पहले की बातें ये, तो वह भूखे मर जाएगा फिर तो। और हिंदू धर्म में प्रचलित जाति प्रथा अपने समाज के किसी भी सदस्य को पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती। हालांकि अब तो देती है, इसके अब तो सबको बराबर हक है, उल्टा रिजर्वेशन हो रहा है। ST SC को वालों को तो ज़बरदस्त रिजर्वेशन है। परंपरा देश में बेरोजगारी की बढ़ती चली जाती है। लेकिन पहले की बातें हैं, पहले बहुत ज़्यादा देश के अंदर जाति प्रथाएं, ये सब सिस्टम चलता था। ठीक है, विशेष भारत में प्रचलित जाति प्रथा पर अम्बेडकर ने ठोस तर्कों पर आधार पर प्रहार किए हैं और भाषा सरल विषयों को स्पष्ट करने में समर्थ है, शैली तार्किक है, फैक्चुअल बातें हैं। तीसरा, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। हाँ, सही बात है, स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्वलेख ही इसका आधार है। पूर्वलेख का मतलब पूर्वज क्या करते थे साहब, वही काम करना पड़ेगा। जाति प्रथा में ऐसा होता है। इस आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी ये कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। खूब सारे लोग हैं। हालांकि आजकल वो क्यों आगे बढ़ गए, क्योंकि अब यहाँ लोकतंत्र आ गया, डेमोक्रेसी आ गई, तो लोग समझ गए, पढ़ लिख गए और अपना वो जो पैतृक काम था वो छोड़ दिया। वरना वो पहले मजबूर थे, जो उनकी रुचि भी नहीं थी उस काम, अरुचि थी, और ज़बरदस्ती व्यवस्थावश काम करना पड़ता था। जबकि वो स्किल्ड है, सब वेल डेवलप है, लेकिन नहीं कर सकते। लेकिन आजकल स्थिति ठीक है। लेकिन अभी अपन इस चैप्टर की फोकस करेंगे, इसको ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। ऐसी स्थिति संभवतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम
टालू मतलब टाल दिया कि यार मन तो नहीं है लेकिन कर देते हैं यार काम करें, और कम कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में यहाँ काम करने वालों का न तो दिल लगता है और न ही दिमाग। कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अतः निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। बंदा स्किल है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन करे तो क्या करें? क्योंकि उसका मन, जिसमें अपना मन नहीं लगता ना, अपन कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जिसमें मन भी नहीं लगे और ये भी लगे फ्यूचर भी नहीं है। अब जैसे पढ़ाई है, मन तो आपका पढ़ाई में भी नहीं लगता, लेकिन आपको ये पता है कि नहीं यार फ्यूचर है, फ्यूचर भी तो है। अब इनका ये रुचि लगा भी लें उसमें, तो सपोज एक वेल डेवलप दो लड़के, एग्जाम्पल दो लड़के हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, इंटेलिजेंट है, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उनका खानदानी काम है कि साहब नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ जूती गांठने का या जूती बनाने का काम है साहब, ये कह दिया। तो फिर अब वो उसका मन कैसे लगेगा? उसका मन नहीं, उसे पता है कि जूती में अगर मैं मन लगा भी लूँगा बनाने में इस काम में, तो फ्यूचर क्या है इसमें? कुछ भी फ्यूचर नहीं है, कोई खास फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसी जूतियाँ लेते कौन, आजकल मशीनरी से काम हो गया, बड़ी फैक्ट्री लगाऊँ तो बात ही अलग है, लेकिन अब उसका क्या करे वो, तो फिर उसमें मन नहीं लगेगा उसका। तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन आपको ये पता है कि फ्यूचर है, तो उसके साथ में काम करो, उसमें मन तब लगेगा जब आगे फ्यूचर दिखे, वरना कौन करता है उसमें काम। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश पाठ्यपुस्तक आरो भाग सेकंड श्रम विभाजन और जाति से लिया गया, तो अपना फिक्स हो गया। और अम्बेडकर इस अंश में बता रहे हैं कि जाति प्रथा वर्तमान उद्योग धंधों को हानि पहुंचाने वाली है, इसके साथ ही ये समाज की अर्थव्यवस्था को भी अव्यवस्थित करने वाली है, इकोनॉमी भी डाउन जा सकती है इससे। क्यों? क्योंकि वेल स्किल बंदे हैं जो बिल्कुल काम करने में कुशल हैं, लेकिन मजबूरवश काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि रुचि नहीं लग रही, और जो करें उसमें अरुचि तरह काम करोगे तो फिर वो सक्सेस कैसे होंगे? इकोनॉमी डाउन चल जाएगी। अम्बेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन मनुष्य को पेशा चुनने की आज़ादी नहीं देता, वह उसने स्वेच्छा से अपनी रुचि के पेशे को नहीं अपनाने देता। अतः हमें ये मानना पड़ेगा कि आज के उद्योग धंधों में गरीबी और श्रमिकों का उत्पीड़न भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि श्रमिकों के द्वारा निर्धारित कार्य मजबूरी और अरुचि के साथ करना पड़ता है। ठीक है, मजबूरी और अरुचि के साथ में कोई काम अगर करेगा ना बंदा, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा, ये तय है। इस स्थिति के निरंतर चलने से श्रमिकों के काम में प्रति दुर्भावना उत्पन्न होने लगती है और वे टालू ढंग से कार्य करते हैं कि ठीक है बच गया यार, कर लेते हैं यार, को मन तो है नहीं, वो तन मन से काम भी नहीं करेंगे। और जब कार्य में श्रमिक का दिल दिमाग नहीं लगेगा तो वे कभी भी कुशल श्रमिक नहीं बन सकता, नहीं बन पाएगा। स्पष्ट है कि जाति प्रथा समाज के आर्थिक पहलू को हानि पहुंचाती है। काम में स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर श्रमिक को अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना दिया जाता है। ठीक है, विशेष में अम्बेडकर अपने सहज तर्कों द्वारा जाति प्रथा को समाज के उद्योग धंधों और अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाने वाली सिद्ध किया है। भाषा सरल, स्पष्ट, ये सब कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही तगड़ी बातें हैं, पॉलिटिकल साइंस की तरह लगता है। नेक्स्ट फोर्थ, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। क्या ये ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव। लोकतंत्र क्या है? जब से डेमोक्रेसी भारत के अंदर आई है, डेमोक्रेसी से पहले क्या था? ये पीढ़ी से चला जाता था, राजा महाराजाओं का राज था और गरीब किसानों को बहुत बुरी हालत हो जाती थी, उनका काम फिक्स था। जबकि मैं कहा ना आपको, उस टाइम पर समाज की 4 कैटेगरियाँ थी। ब्राह्मण जो सिर्फ राजा महाराजाओं के उनमें रहते थे, राजा महाराजाओं के बारे में लिखते थे, पढ़े लिखे होते थे। क्षत्रिय तलवारबाजी करना, लड़ाई युद्धों में सबकी रक्षा करना, ये काम होता था। और बाकी ये वैश्य और शूद्र, ये काम हो गया। शूद्रों की हालत ख़राब थी, किसानों की हालत ख़राब थी। इनकी बहुत वेल स्किल्ड हट्टे कट्टे नौजवान भी होते थे कि वो ऐसे मतलब कि कहते हैं ना, योद्धा भी होते थे जो क्षत्रियों को भी मारते थे, लेकिन क्या करें, उनकी बस नहीं चलने दिया जाता था और उनको वही कैटेगराइज कर दिया कि तेरा काम है कि आप तीनों ऊपर वाले वर्गों की सेवा करें। तो दब गए। उसके बाद में क्या हुआ कि ये राजाओं का राज हटा, ये जितना भी ब्राह्मणवाद थे, 4 सिस्टम वर्गों का कैटेगरी ये हटी। इसके बाद में डेमोक्रेसी आया, लोकतंत्र आया और लोकतंत्र में सबको समान अधिकार मिला। प्लस बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है आरक्षण के अंदर, रिजर्वेशन के अंदर, कि जो भी
नीचे के ST SC के लोग हैं या फिर जो गरीब हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर ख़राब है, वेल एजुकेटेड भी नहीं है और पढ़ भी नहीं सकते, इतने गरीब है, उनको ऊपर उठाया जाए। क्योंकि गरीब अगर ऊपर उठेगा तो सबका समान, सब इक्वलिटी देश में, तभी तो डेवलपमेंट होगा। इसलिए उनको बराबर लाने के लिए हमारे लोकतंत्र आया, लोकतंत्र के साथ में रिजर्वेशन एंड आरक्षण भी आया। और आज इसका बेनिफिट ये है कि हर गरीब भी अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर है, हर ST SC का बंदा भी टॉप लेवल की पोस्ट के ऊपर है, पॉलिटी में भी है, राजनीति में उनकी सीटें फिक्स करी गई, आपको बताइए। जहाँ पर ST SC की सीट होती है वहाँ पर जनरल OBC का बंदा खड़ा ही नहीं हो सकता, उस साल फिक्स कर दिया जाता है। मैंने आपको पॉलिटिक्स में बताया, पढ़ा रखा है ये चीज़ें, ताकि सबको बराबर एक रिप्रेजेंटेटिव करने का, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। तो ये सब बातें हैं, लोकतंत्र के ही फायदे हैं ये, ठीक है। तो संदर्भ ये हो गया। और इस अंश में अम्बेडकर अपने द्वारा कल्पित आदर्श समाज की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। व्याख्या, अम्बेडकर बताते हैं कि उनकी कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता तथा भाईचारे पर आधारित होगा। अम्बेडकर का कहना है कि एक आदर्श समाज को इतना गतिशील होना चाहिए कि आवश्यकता होने पर कोई भी इच्छित परिवर्तन समाज में सहजता से एक छोर से दूसरे छोर तक होता चला जाए। आदर्श समाज में नाना प्रकार का मतलब होता है अनेक प्रकार। नाना प्रकार का मतलब क्या था? अनेक प्रकार। नाना प्रकार के हितों में समाज के सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए और समाज के प्रत्येक सदस्यों को इन हितों की सुरक्षा के प्रति जागरूक और सतर्क होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सामाजिक जीवन में आपसी संपर्क बनाए रखने के लिए अनेक साधन और अवसर सहज उपलब्ध रहने चाहिए। इसका आशय ये है कि दूध और पानी मिलाए जाने पर वे एक जैसे हो जाते हैं। आपको पता नहीं चलता कि ऐसा थोड़ा पता चलता है कि दूध के अंदर पानी मिलाया हुआ है। पतला होगा पता चल जाएगा, लेकिन पानी अलग से नहीं दिखेगा, दिखेगा दूध ही। जैसे वो एक रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार एक आदर्श समाज में भाईचारा बना रहना चाहिए और इस स्थिति को वास्तविक लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र का अर्थ केवल विशेष प्रकार की शासन पद्धति नहीं है कि भाई लोकतंत्र आ गया बस अब राजाओं का राज नहीं होगा, एक नेता हम चुन लेंगे, वो नहीं। सब जगह इक्वलिटी। लोकतंत्र का मतलब है भाईचारा बना रहे, जो नीचा है उसको ऊपर लाओ, मतलब बराबर हो, सबको वैल्यू बराबर हो। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है। कोई भी बंदा, कोई भी किसी भी कैटेगरी से हो, पढ़ाई करके कहीं पर एडमिशन ले सकता है, किसी फील्ड में अपना फॉर्म भर सकता है, किसी भी नौकरी को ज्वाइन कर सकता है। ये है लोकतंत्र। ये समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का इनाम है। आदर्श समाज के सभी सदस्यों के हृदय में अपने सभी साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव बना रहना चाहिए। विशेष अम्बेडकर ने विस्तार से अपने आदर्श समाज के स्वरूप का परिचय कराया है। भाषा सरल है और शैली प्रेरणादायक है। वाकई प्रेरणादायक है, हमें प्रेरणा मिलती है, ठीक है। 5वां, जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, ठीक है। और उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, ठीक है, क्योंकि दास्ता मतलब गुलाम। दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वे स्थिति भी सम्मिलित हैं जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है, और ये स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणतः जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहाँ कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं मजबूरी में, ठीक है। ये तो अपना फिक्स संदर्भ। तो प्रश्न देखो, इस अंश में लेखक जाति प्रथा के पोषकों पर व्यंग्य करते हुए मनचाहा व्यवसाय मतलब मनचाहा काम कार्य न कर पाने वाले वालों को दास्ता के शिकार, गुलामी के शिकार जो है बता रहा है। व्याख्या, अम्बेडकर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा के समर्थक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार को तो स्वीकार करने को तैयार रहते हैं, लेकिन वे मनुष्य को उसकी क्षमता और उसकी प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय चुनने की, मतलब ये देते ही तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो ये होगा कि तो अपनी इच्छा से काम कर सकता है, अपनी इच्छा से व्यवसाय चुन सकता है, लेकिन ये स्वतंत्रता वो देंगे नहीं। हालांकि आज तो दे दी, अब तो डेमोक्रेसी है, लेकिन ये पहले की बातें हैं, ठीक है, क्योंकि वही देंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि फिर तो ये अपने को दबेगा ही नहीं, अपन से गुलाम नहीं रहेगा, और ये मनचाहे अपनी जगह पोस्ट पे ले लेगा, ये तो फिर आगे बढ़ जाएगा, और ये किसी को नहीं दी जा सकती। इसका आशय तो ये है कि व्यक्ति को दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, दबा के रखो, इनको कह दो कि नहीं आप ये काम करोगे, उसके लिए आप काम कर भी नहीं सकते। बाबा साहेब कहते हैं कि दास्ता केवल कानून द्वारा किसी को पराधीन बनाए रखने को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में ये स्थिति भी सम्मिलित होती है जिसमें समाज के कुछ लोग दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरे जैसा व्यवहार करते हैं उनको फिर मजबूर हो जाते हैं कि ठीक है यार क्या, क्योंकि वो उनको कह दिया जाता है कि नहीं आपके पूर्वज ये करते थे, ऐसा करना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी बनी रह सकती है।
ठीक है। और फिर जाति प्रथा की तरह ही समाज में अन्य ऐसे वर्ग हो सकते हैं जिनमें रहते हुए व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशा अपनाने को बाध्य होना पड़ता है। लेखक ने स्वेच्छानुसार पेशा न चुन पाने की स्थिति को एक प्रकार का दास्ता माना है। भाषा सरल है, शैली व्याख्यात्मक और तार्किक है। छठा, शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है। कौन कौन सी? पहली, शारीरिक वंश परंपरा, ठीक है। दूसरी, सामाजिक उत्तराधिकारी अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में तीसरी बात कौन सी है? मनुष्य के अपने प्रयत्न। खुद अगर प्रयत्न करता है तो फिर वो जीत सकता है, बाजी मार सकता है। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता का विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब? बताओ, उनके पास क्या जवाब है? बहुत तगड़ा पैसेज है ये भी। संदर्भ अपना फिक्स है। प्रसंग इस अंश में लेखक समता को समाज को नियमित करने वाला सिद्धांत बता रहा है तथा मनुष्य की क्षमता के 3 आधारों की चर्चा हो रही है इसके अंदर। बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में भी आ सकता है, क्वेश्चन में भी आ सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने समता के 3 आधार कौन कौन से? समता मतलब इक्वलिटी कौन से 3 बेस बताए हैं? तो बहुत बढ़िया, ध्यान रखना, व्याख्या से ही क्वेश्चन उठते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ पाठ का सारांश भी पढ़ा करो, व्याख्या भी पढ़ा करो, प्रश्न उत्तर भी पढ़ा करो, फिर चैप्टर कवर हो जाएगा पूरा। रट सा जाएगा, लिख के दावा कराने में, ऐसे वाले दावा कर रहा हूँ मैं आपसे, और ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी हिंदी में। समता शब्द का यथावत अर्थ किया जाए तो ऐसी स्थिति समाज में कभी नहीं आ सकती। फिर भी मतलब समता का यथावत अर्थ निकाला जाए ना अगर समता का, इसका मतलब होता है इक्वलिटी, सब बराबर। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, आप भी अंदाजा लगा लेना, नहीं हो सकता। ठीक है, सरकार भी नहीं कर सकती ना, कर भी नहीं रही है। फिर भी समता द्वारा ही मनुष्य समाज का नियमन किया जा सकता है। लेखक का मानना है कि मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी? पहली, मनुष्य की शारीरिक वंश परंपरा। एक तो ये है कि वो शारीरिक वंश परंपरा कैसी है, किस में उन्हें जन्म लिया, उसको स्कूल में जन्म लिया। पहली बात तो ये वंश परंपरा का फर्क पड़ता है कि पीढ़ियाँ क्या काम कर रही है। दूसरा, सामाजिक परंपरा, जिसमें समाज में रहते हुए व्यक्ति को माता पिता के द्वारा की गई कल्याण कामना, आशीर्वाद, उसकी शैक्षिक उपलब्धि तथा विज्ञान, साहित्य आदि के रूप में प्राप्त ज्ञान, अगर ये है उस बंदे में तो भी वो अपने आप को कुछ अलग कर सकता है। तीसरा, ये विशेषताएं हैं जिनको धारण करने वाला समाज सभ्य समाज कहलाता है और असभ्य जंगली लोगों से विशिष्ट हमेशा ही माना जाएगा। तीसरा अंतिम बात है कि मनुष्य द्वारा किए गए प्रयत्न। इन तीनों बातों में मनुष्य समान नहीं होने पर ये बात सत्य है, लेकिन इसका अर्थ क्या ये है कि समाज भी ऐसे लोगों के साथ असमान व्यवहार करे? समता का विरोध करने वालों के पास इसका कोई जवाब है? क्या ऐसा है क्या भाई चलो ठीक है तुम कह दोगे कि जिसमें ये काबिलियत हैं वो अपने हिसाब से चल जाएगा, वो बात तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू काबिलियत सक्सेस मिलती है। कोई साइंस फील्ड में चाहता है उसको, वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाता है, डॉक्टर बन जाता है, कोई ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ के कलेक्टर बन जाता है, ये बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टीचर बन जाते हैं। सब डिफरेंट स्कोप होते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी कैपेबिलिटी, अपनी मतलब एजुकेशन। लेकिन क्या ये सब ना हो जिसके पास में, तो क्या आप उसके साथ में इक्वलिटी के समान समता का व्यवहार नहीं करोगे? ये किसने कह दिया? ठीक है, तो ये सब बातें भी है। आगे नेक्स्ट पैसेज मोर पढ़ेंगे। लेखक ने समाज में समता का होना परमावश्यक माना है। भले ही मनुष्य ने गुण संपन्न नहीं है, ठीक है, ये सब गुण नहीं है उसमें, लेकिन क्या एक सभ्य समाज उसके साथ में समता का व्यवहार नहीं होना चाहिए? क्या ये क्या पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या उसको क्या तुम मन जाए जैसा काम कराओगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा सरल है, शैली व्याख्यात्मक है। और लास्ट पैसेज अपना आज का, समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिक पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। बिल्कुल सही है। राजनीतिक जो पुरुष होता है, मतलब जो नेता होता है, उसका बहुत बड़ी जनसंख्या से वो मिलता है, उन सब का वोट मिलके वो जीतता है। लगभग 10 लाख से कम तो है ही नहीं ना, वो अपने पहले पढ़ लिया पॉलिटिकल साइंस में, 10 लाख से प्लस ही होती है, उससे कम नहीं होती है। तो पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिक के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक विषय में इतनी जानकारी होती है, जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज 2 वर्गों या अथवा 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तथा 2 श्रेणी। ऐसी स्थिति में राजनीतिक को अपने व्यवहार में एक व्यवहारगत सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और ये व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ में समान व्यवहार किया जाए। उसके सामने ये है कि कोई भी मेरे पास आ गया, जैसे कोई पॉलिटिशियन एमएलए जीत गया, उस एमएलए का विधायक का
एक ही फ़र्ज़ है कि कोई भी आएगा मैं उसको सबको इक्वल नज़र से देखूंगा, सबके साथ समान व्यवहार करूंगा। ये उसका वादा होना चाहिए, ये उसका प्रॉमिस होना चाहिए। ठीक है, वो ये ना देखें कि ये इस जाति का, इस वर्ग का, इसने वोट नहीं दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि वो घर घर जाके सबके साथ नहीं मिल सकता क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई बंदा तेरे पास में आ रहा है, उससे ढंग से बात की जाए, क्या प्रॉब्लम, उसको समाधान किया जाए। ठीक है, राजनीतिक का ये व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव नहीं होता। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, समता काल्पनिक, मतलब समझे कितना व्यंग्य किया गया है कि ये कल्पना ही है सिर्फ, क्योंकि समता कभी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ सुधार किया जा सकता है। फिर भी राजनीति को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। संदर्भ अपना फिक्स है। प्रसंग इस अंश में लेखक समतापूर्ण व्यवहार का राजनीतिक आधार पर मूल्यांकन कर रहा है। व्याख्या, लेखक ने अपने सिद्धांत में समतापूर्ण व्यवहार को ही सभ्य समाज की पहचान माना है, लेकिन समतापूर्ण व्यवहार केवल उपयुक्त कारणों से उचित नहीं होता, इसके और भी आधार होते हैं। यदि हम राजनेताओं के परिप्रेक्ष्य से अगर समता को जांचें, मतलब राजनेताओं की तरफ से अगर परिप्रेक्ष्य, मतलब उनकी तरफ से अगर अपन देखें, जांचें तो पाएंगे कि एक राजनीतिक व्यक्ति को अपने कार्यकाल में हजारों और लाखों लोगों के संपर्क में आना पड़ता है। जब राजनेता जनता से व्यवहार करने निकलता है तो उसके पास में इतना समय नहीं होता कि वह हर व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। ऐसा होने पर ही वह जनता के हर सदस्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर सही व्यवहार कर पाएगा। क्षमताओं और आवश्यकताओं के आधार पर किया जाने वाला व्यवहार कितना भी आवश्यक और उचित क्यों न हो, लेकिन इसके आधार पर मानव समाज को अलग अलग वर्गों और श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। इसी कारण एक राजनेता को एक व्यवहारिक सिद्धांत अपनाना पड़ता है। ऐसा व्यवहारिक सिद्धांत वही हो सकता है कि सभी मानवों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार अपनाया जाए, यही काम कर सकता है वो। एक राजनेता ऐसा व्यवहार इसलिए नहीं करता कि समाज के सभी लोग समान होते हैं और इस कारण समाज में वर्गीकरण श्रेणियों में विभाजन संभव हो जाता है। राजनेता भी अगर भेदभाव करने लग जाएगा, जाति पाति की बात करेगा, तो फिर समाज के अंदर विभाजन तय है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अतः ऐसी क्षमता की स्थिति भले ही एक कल्पना मात्र हो, फिर भी राजनेता को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग व्यवहारिक है और एक राजनेता के व्यवहार की यही प्रमाणिक कसौटी है। विशेष लेखक ने इस अंश में राजनेताओं को सचेत किया है कि उन्हें जनता से व्यवहार करते समय समानता का सदा ध्यान रखना चाहिए। भाषा सरल है, शैली विवेचनात्मक और व्याख्यात्मक है। मतलब बहुत इजी है, पॉलिटिकल साइंस की तरह चैप्टर लगता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं, दिया गया ज्ञान है, और जो समाज में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी, हालांकि आजकल तो काफ़ी सुधार हो गया है। हालांकि इक्वलिटी तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पूरा समाज एजुकेटेड हो जाएगा, और करप्शन जिस दिन हमारा इंडिया से चला जाएगा उसके बाद में कुछ पॉसिबल है। लेकिन जहाँ तक है आजकल कुछ अच्छा ठीक है, रिस्पॉन्स है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो ये था चैप्टर अपना, इसकी व्याख्या वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन आपको और पढ़ना, उसके बाद में ये पूरी बुक जिसके पद्य भाग और गद्य भाग यानी काव्य खंड और गद्य खंड कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, 80 नंबर का पेपर है। आई थिंक मेरी बात को खूब समझ रहे होंगे और ज़बरदस्त आप तैयारी करोगे, या आज मुझे ऐसा आपसे उम्मीद है, और करनी भी आप ही के लिए मेहनत की जा रही है। 80 नंबर का पेपर इसका होता है, 80 नंबर का पेपर मेन सब्जेक्ट का होता है। तो जो समझदार होगा वो इस पर ज़्यादा फोकस कर लेगा, टाइम कम है, लास्ट में फटाक से देख भी लेगा, एक बार सुन भी लिया तो ये सारी बातें याद हो जाएगी यार। इसके लिए क्योंकि ये परसेंटेज बढ़ा भी सकती है तो डाउन भी कर सकती है, डिपेंड करता है कि आपने किस हिसाब से उसको टैकल किया। ठीक है, तो व्याख्या वाला पोर्शन अपना कंप्लीट।